Yes, ma'am. Sai Priya, please turn on your video. Okay, ma'am. Yeah. Good afternoon, everyone. Today we have Mr. Himesh with us. He's an entrepreneur specializing in branding, digital marketing, and designing creative concepts. He experiences with all stage of deployment cycle from product marketing designing to campaigning to analysis of KPI. He can make marketing strategies at its further levels, making alternative revenue streams for business, cost management, driving more traffic and sales in business. He has 3 years experience in online branding and designing, 2 years experience as head of digital and viral marketing, and as present he is a branding head. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, Supriya. Good afternoon, all. So, ई-कॉमर्स के बारे में जैसा कि मुझसे बोला गया है कि ई-कॉमर्स के बारे में थॉट्स शेयर की जाए. सो मैं चाहता हूँ कि एक काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन हो जिसमें because I came to know that some of you guys are starting e-commerce business. So शुरुआत करते हैं ई-कॉमर्स के साथ. So am I audible, right? Yes, you're clearly audible. Yeah. So ई-कॉमर्स आप सब आई थिंक पढ़ ही रहे काफी टाइम से, और ई-कॉमर्स अब एक बहुत ही नेसेसिटी हो गया सोसाइटी की, जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग, एंड कोविड में तो ये और भी ज्यादा ई-कॉमर्स ने बूम किया है. सो हम कुछ चीजों से शुरू करते हैं. सो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं ई-कॉमर्स में कैसे आया और ई-कॉमर्स में मेरा एक्सपीरियंस क्या है. सो it was the first year, college का first year था. I was in BTech Computer Science Engineering in भारतीय विद्यापीठ. So उस टाइम पे हमने ई-कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिसमें कि हम मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स साइट हमने डेवलप की. So in the first year I was making all these things. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रेवेन्यू स्ट्रीम होना चाहिए, किस बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे. So आई थिंक इसी केस स्टडी में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट जो आप ई कॉमर्स के पढ़ते आए हो, कुछ नई चीजें वो भी पता चल जाएंगी. सो सबसे पहले द मेजर थिंग इज द नेम, कि क्या ऐसा नाम रखा जाए, बिकॉज देयर ऑलरेडी मेनी ई कॉमर्स एट दैट टाइम. फ्लिपकार्ट आ गया था, अमेजोन आ गया था. अमेजोन वाज स्ट्रगलिंग दैट डेज इन 2013. सो अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था, बहुत सारे शॉपिंग पोर्टल्स आगे से. सो सबसे पहला बड़ा चैलेंज था कि नाम क्या रखा जाए. नाम स्ट्राइकिंग होना चाहिए जिससे कि लोगों को इजीली याद हो जाए. जैसे कि आप लोग अमेजोन देखते हैं, अमेजोन इज यूनिवर्सल नेम, किसी को भी याद हो जाता है. जो सेकंड चैलेंज आया वो आया क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे. बिकॉज एक कॉलेज स्टूडेंट के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई इन्वेंट्री नहीं होता है. किस तरीके से काम करेंगे, लॉजिस्टिक्स किस तरीके से काम करेगा, पेमेंट गेटवे किस तरीके से काम करेंगे, क्या रेवेन्यू मॉडल्स होंगे. सो ये सारे चैलेंजेस आए उस पहले साल में. सो पहले साल में आई थिंक आई वर्क अराउंड 18 आवर्स अ डे. कॉलेज भी था, कॉलेज मिला के. सो बहुत कम मैं घर पे जाता था. ज्यादातर या तो कॉलेज में होता था, काम कर रहा होता था, या फिर मैं ऑफिस में होता था. सो वहां पे ऑफिस में वी डेवलप अ साइट. वहां पे हमने Himesh, I'm really sorry to interrupt you here. Students, if you have any questions, you can ask towards the end. Please keep on noting down, or whenever Himesh is prompting you for asking questions, then only please speak. Remaining time, please stay on mute. Thank you. You can proceed, yeah Himesh. Sorry for yeah interruption. so no problem. आप लोग बीच में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे. फिर हमने कॉन्सेप्ट बनाया. द कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ मल्टी वेंडर सिस्टम, जिसमें कि सबसे पहले शुरू करते हैं अमेजोन से ही, कि भाई अमेजोन किस तरीके से काम करता है. वेंडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो आके अमेजोन पे अपने आप को लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करता है. सो हमने सोचा कि बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं दिल्ली में ही जो कि अभी दोस पीपल एंड दोस शॉप्स आर नॉट ऑनलाइन. सो हमने उनको अप्रोच किया कि आप हमारी साइट पे आइए, आप हमारी साइट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए, और
वहां पे हम आपकी सेल्स शुरू करवाएंगे, मतलब हम आपके लिए एडवर्टाइज करेंगे एंड ऑल द थिंग्स। सो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उन लोगों को ये नहीं पता ऑनलाइन कैसे आना है। आज की डेट में बहुत सारे वेंडर्स हैं अभी भी, उनको ये नहीं पता ऑनलाइन में ऑनलाइन वर्किंग कैसे होती है, अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आती है वहां पे, किस एंगल से किस प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वेबसाइट का, किस तरीके से ऑर्डर की फुलफिलमेंट होगी। सो उन लोगों को गाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। सो हमने एक टीम डेवलप की जो स्पेशलाइजिंग थी इस चीज में, कि वो जाके मल्टीपल वेंडर्स जो ऑन बोर्ड आ गए हैं उनको वो गाइड करते थे कि इस तरीके से आप ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर सकते हो। सो शुरू में बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग के मंथ्स में तो हमने ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज दी वेंडर्स को, कि हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी आपके लिए करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी करेंगे, बस आपको ऑर्डर फुलफिल करना है, आपको इस डैशबोर्ड पे, आपको इस पैनल पे अपने ऑर्डर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आपको फुलफिल करने होंगे। सो बहुत स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वहां पे हम लेके आए, एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग आई थिंक आप लोगों ने ई कॉमर्स में पढ़ा भी होगा। एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द रेवेन्यू मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें कि हमने क्या किया, उस टाइम पे Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही कंपनीज ने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दिया था। सो व्हाट बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग इज, यू गो टू देयर एफिलिएट डैशबोर्ड्स, आप वहां पे साइन अप करते हो और आपको कस्टमाइज्ड लिंक्स मिल जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट के। सो बेसिकली आपके खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप उस कस्टमाइज एफिलिएट लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल करते हो अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे या किसी भी फेसबुक ग्रुप पे, सो Amazon और फ्लिपकार्ट आपको पे आउट देते हैं उस चीज के लिए। सो दैट इज बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। देन हमने एफिलिएट मार्केटिंग उसमें इंट्रोड्यूस किया। सो वी आर लाइक वेंडर्स को हम ये बोलते थे कि अगर आपके हम आपके खुद का एक डेडिकेटेड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल हम आपको बना के देंगे, जो कि हमारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के साथ कनेक्टेड होगा। वहां से लोग ऑर्डर कर सकते हैं किसी से भी, हमारे शॉपिंग पोर्टल से भी और आपके शॉपिंग पोर्टल से भी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट हमारे शॉपिंग पोर्टल पे भी लिस्टेड है और आपके शॉपिंग पोर्टल पे भी लिस्टेड है। सो जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो डायरेक्टली आपके पास आएंगे। और अगर आपके शॉपिंग पोर्टल से कोई दूसरे प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं जो आप नहीं भी बेचते हो, बिकॉज हमने Amazon के प्रोडक्ट्स को उठा के उनके शॉपिंग पोर्टल पे इंटीग्रेट कर दिया था। सो वो वहां से सेल होते हैं, तब भी आपके पास पे आउट्स आएंगे अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी सेल हो रहा है। सो उस टाइम पे वो बहुत बूम हुआ था। और उस पर्टिकुलर 2010-14 में, 13 में हमने काम किया था साइट पे, 14 एंड 15 में जब हम एक्चुअल पे बूम पे थे। सो इन 4 मंथ्स ऑफ स्पैन हमने 16 lakhs का रेवेन्यू जनरेट किया था, जस्ट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रॉम सेलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वो एक बहुत अच्छा फेज था। उसके बाद हमने फर्दर ऑन बहुत सारी चीजें नई नई हम लेके आए, उसमें किस तरीके से हम आप अपनी कस्टमाइज डिलीवरी दे सकते हो। आप लोकल मार्केटिंग हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी, कि अगर आपके ऑर्डर्स लोकली आए तो आप उनको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो। सो हाउएवर आई एम हैंडलिंग ऑल दीज थिंग, मार्केटिंग एंड किस किस तरीके से स्टार्टअप में फाइनेंसेस को हैंडल किया जा सकता है, किस तरीके से मनी आ सकता है, कैश फ्लो किस तरीके से हो सकता है। सो ये सारी चीजें उस टाइम पे हमने की। एंड टिल 2017 इट वाज रनिंग फाइन। देन बिकॉज ऑफ सेल्स डाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम थी डाइवर्सिटी की। हम बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गए थे। सो एट दैट टाइम वी हैव टू क्लोज डाउन द स्टार्टअप, बिकॉज मल्टीपल चीजें उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दी थी। हम फोटोग्राफी भी कर रहे थे उस टाइम पे, हम ऑर्डर्स को फुलफिल भी कर रहे थे, हम एफिलिएट मार्केटिंग को भी हैंडल कर रहे थे। साइट के इंटरनल कुछ फंक्शनैलिटीज होती है वो भी डेवलपमेंट स्टेज पे थी। एंड आपका हमने डिलीवरीज के साथ भी टाइप किया था उस टाइम पे, आपके डिलीवरी हो गया या आपका फेडेक्स हो गया। सो इन सब के साथ इट्स इजी, ओके इट्स इजी, टाइप वाज इजी बिकॉज बट रनिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड उन सारी चीजों को एक साथ लेके चलना वाज काइंड ऑफ अ हेक्टिक टास्क उस टाइम पे। सो ई कॉमर्स का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। देन वी स्विच ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने काम किया। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स में MI नया नया आया था उस टाइम पे, Xiaomi। तो Xiaomi इज लाइक उस टाइम पे 20-30% लोगों के पास फोन था, वो भी स्मार्टफोन। 70% मार्केट उस टाइम भी अनटैप्ड थी, और आज भी इवन 20-30% मार्केट अनटैप्ड है। दैट्स व्हाई इतनी सारी नई कंपनियां आ गई। उसके बाद Oppo भी आया, Vivo भी आया ई कॉमर्स पे ही। सो Xiaomi का आप सबको पता होगा, वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स मॉडल जो ब्रांड हैज ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, दैट वाज Xiaomi।
उनके सारे operations online थे and all these things. So this was a brief about e-commerce. उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, but I think वो इस सेशन में मैं कवर करता जाऊंगा. So पहले तो मैं 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, if you guys can see, the first is the pillar of e-commerce, business classification and revenue models. So ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि e-commerce के बहुत ही important part है. The first is pillars of e-commerce. So any of you guys can, you know, आप बता सकते हैं कि e-commerce के क्या-क्या pillars हो सकते हैं? I think आपने पढ़ा भी होगा. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So e-commerce के pillars जो हो सकते हैं, then that can be first people आपके हो सकते हैं, buyers हो सकते हैं, sellers हो सकते हैं, आपके employees हो सकते हैं. The second is policies, आपकी taxation policies क्या हैं, आपके business policies क्या हैं. The third is promotion, आप किस तरीके से market कर रहे हो अपने products को या अपने brand को, आप advertising किस level पे कर रहे हो. The next thing is support हो सकते हैं आपके पास, आपके कस्टमर सपोर्ट आपका कितना अच्छा है, आपके पेमेंट मेथड्स क्या हैं, एंड द फाइनल इज पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप किस लेवल पे है. आई मीन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट गेटवेज, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन सर्विस, आपने किस किस के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, इसके साथ मिलकर काम करो. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ई कॉमर्स के. द सेकेंड इज बिजनेस क्लासिफिकेशन. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. सो ज्यादातर लोग जब ई कॉमर्स में आते हैं तो वही सोचते हैं कि ई कॉमर्स इज लाइक बिजनेस टू कस्टमर. हम एक प्रोडक्ट लेके आएंगे, हम एक बिजनेस और कस्टमर्स को सेल करेंगे. कुछ लोग होते हैं जो B2B पे काम करते हैं. सो B2C का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जहाँ पे वेंडर्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कस्टमर खरीदते हैं. द सेकंड इज B2B. B2B इज इंडिया मार्ट. बिजनेस आते हैं, बिजनेस ही वहां से परचेज करता है बिकॉज बल्क में वहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है और बल्क में ही सेलिंग होती है. दैट इज अ B2B, business to business. The third classification is C2C. C2C means customer to customer. So कोई बता सकता है customer to customer based e-commerce model कौन सा हो सकता है? Any idea? Exactly. OLX है. OLX अभी भी इनफैक्ट OLX चल रहा है. So that is one of the, you know, perfect example of customer to customer. The another one is customer to business. Anyone? Yes, please respond. Yeah. आजकल क्विकर वगैरह साइट्स आ रही हैं जो कार बाय करती हैं. यस, ये चीज भी हो सकती है तो बिजनेस. एग्जैक्टली. कार बाय हो गया या फीवर हो गया, अपवर्क हो गया. अपवर्क आप सब लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज आके लिस्ट कर दे और बिजनेसेस उसको खरीदते हैं. तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस. द अदर क्लासिफिकेशन इज बिजनेस टू गवर्नमेंट, जहाँ पे बिजनेसेस अपनी सर्विसेज देते हैं गवर्नमेंट को. सो इसके लिए पोर्टल है जेम्स, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे गवर्नमेंट पहले क्या होता था, गवर्नमेंट अपने टेंडर्स लेके आती थी, टेंडर्स लोग भरते थे और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. सो उन्होंने जेम्स पोर्टल लॉन्च किया जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करते हैं. दे कैन बी कंप्यूटर्स, दे कैन बी एनी सर्विसेज. सो वहाँ पे वो लिस्ट करते हैं और बिजनेसेस डायरेक्टली वहाँ पे जाके उस चीज को फिल कर सकते हैं. So business to government is GEMS is a good example of business to government. And I think the another one is consumer to government. Any idea? So consumer to government is licensing and taxation. बहुत सारे लोग हैं जो आप सीधा से उठा लो, जब आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जब जॉब कर रहोगे तो आप अपनी ITR भी भरोगे, आप अपनी बहुत सारी चीजें करोगे. तो वहां पे आप एज ए कंज्यूमर गवर्नमेंट की किसी साइट पे जाके अपने टैक्सेस भर रहे हो. सो दैट इज अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट. सो सिर्फ यही नहीं है, B2B ही नहीं है, B2C ही नहीं है. ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे ई कॉमर्स की बिजनेस क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं. ओके. द थर्ड थिंग इज रेवेन्यू मॉडल्स. रेवेन्यू मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा सेल्स बेस्ड रेवेन्यू मॉडल आ जाता है, जहाँ पे एक कस्टमर आता है, प्रोडक्ट को खरीदता है या किसी सर्विस को खरीदता है और उसके बदले में वो पे करता है. Pure sale based. Another one is transactional revenue model. Transactional revenue model में आपका PayPal आ गया, जहाँ पे आप किसी को मनी सेंड कर रहे हो, उस सर्विसेज के लिए PayPal आपसे कुछ फिक्स कमीशन लेता है. That is transactional based. The next one is subscription based revenue model. आप लोग Netflix देखते हो, आप लोग Amazon Prime देखते हो, so that is also a e-commerce revenue model.
and that is known as subscription revenue model. Okay, the another one is advertising revenue model. So क्या कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल कि इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल कौन सी कंपनी यूज करती है? एंड आई एम डैम श्योर आप सब लोग उस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं और यूज भी करते हैं और डेली बेसिस पे यूज करते हैं उस कंपनी को. आई एम रिपीटिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल. Students, you are already aware about this. Please respond here. या सो आप सब लोग गूगल यूज करते हैं राइट? सो गूगल का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एडवर्टाइजिंग है. सो गूगल प्योर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है. दैट इज गूगल एडवर्ड्स. सो बहुत सारे बिजनेसेस वहां पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्ट कर उनको एडवर्टाइज करते हैं. सो बेसिकली उनके एडवर्टाइजमेंट की जो भी फीस होती है वो गूगल के पास जाती है. और आज की डेट में गूगल सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग मॉडल है इंटरनेट पर और आप सभी लोग गूगल डेली यूज करते हैं. सो आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले ऊपर आ रहा होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और एड्स. सो गूगल वहां से अर्न करता है. सो वो एक बिल्कुल एक अलग चीज चली जाती है जहाँ पे हम पीपीसी पे पर क्लिक की बात करेंगे या हम पे पर एक्विजिशन या कस्टमर एक्विजिशन की बात करेंगे. सो वो इंडेक्स चला जाता है इसमें. ओके, द अदर वन इज एफिलिएट. एफिलिएट मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ. Amazon है, Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं. सो आप गूगल पे कभी सर्च करोगे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, सो कोई भी बंदा लिस्ट कर सकता है. एंड आई एम गिविंग यू अ गुड एग्जांपल. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ई कॉमर्स के बारे में जो शुरू करना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपना काम, लेकिन शुरू नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से. किसी को ब्लॉगिंग का शौक होता है, किसी को पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का शौक होता है कि भाई मुझे गैजेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को गार्डनिंग का, आपकी हॉबीज बहुत सारी होती हैं. सो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है इवन फॉर स्टूडेंट, बिकॉज इसके लिए सिर्फ इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफिलिएट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एफिलिएट बिजनेस मॉडल, इस बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक आपकी मेल आईडी, सेकंड इज बैंक अकाउंट जिसमें आपके पास आपके पैसे आएंगे. सो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है. आप Amazon एसोसिएट्स पे जा सकते हैं. Amazon एफिलिएट प्रोग्राम पे आप जाके साइन अप कीजिए अपनी मेल आईडी से. सो Amazon आपको ये कहेगा कि मेरे पास इतनी सारी कैटेगरीज है, मेरे पास करोड़ों प्रोडक्ट है, इनके कस्टमाइज लिंक मैं आपको दूंगा. उन कस्टमाइज लिंक को अगर आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, आप फिटनेस फ्रीक हो, ओके, आपके पास फिटनेस के लिए बहुत सारी अच्छी नॉलेज है. सो आप क्या कर सकते हो? आपने एक फेसबुक ग्रुप बनाया, आपने कम्युनिटी बना ली ऑनलाइन जहाँ पे आप अपने थॉट्स लिख रहे हो या अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो फिटनेस के बारे में, और उन एक्सपीरियंसेस में या उन राइटिंग्स में या उन इमेजेस में आपने बीच में इंसर्ट कर दिया कि मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको फिटनेस करना है तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है आपके फिटनेस के लिए या वेट लॉस के लिए. सो जब भी कोई फेसबुक ग्रुप से उस लिंक पे क्लिक करेगा, सो वो डायरेक्ट हो जाएगा Amazon पे और Amazon से वो जाके परचेज करेगा. तो सपोज उसकी कॉस्ट 8,000 है, सो Amazon आपको 5 to 10% उसका पे आउट दे देगा. सो ये बहुत सिंपल है. आप ये फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हो, पेजेस के थ्रू कर सकते हो. कुछ लोग अपने ब्लॉग्स लिखने का बहुत इच्छा होती है, ब्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स में इंटीग्रेट कर सकते हो. सो ये बहुत ही इजी वे है. ओके, एफिलिएट मार्केटिंग इसको बोलते हैं, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग. Hello, Yeah. good afternoon. Actually, I wanted to ask. May I? Yeah. So, Actually, one of my friend has a fan page on Instagram. He has almost around 8,000 followers. But he don't know anything about how to monetize it. So can you help give me some examples or a way to monetize that page? Yeah. So इसके लिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, बट चलो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक्स. सो इसको निश मार्केटिंग बोलते हैं. सो क्या होता है कि उनका जो निश है, निश का मतलब होता है स्पेसिफिक इंडस्ट्री, राइट? सो अगर उनका फैन पेज है, आपके फैंस, वो एक बेसिकली हम ऑनलाइन वेब एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो हम एक एजेंडा को प्रमोट कर रहे होते हैं. कुछ लोग एंटरटेनमेंट, कुछ लोगों का निश एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ लोगों का निश फिटनेस हो सकता है. सो आपको सबसे पहले उस निश की रिसर्च करनी पड़ेगी. ओके, और यहाँ पे मैं कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. या आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. No, the niche is about in an Netflix series, Money Heist. Okay. Yeah, so that is the page all about. Okay, so ठीक है. मैं see, this is ये एक बिल्कुल नई चीज है कि आप एक
पर्टिकुलर टीवी सीरीज मनी हाइस्ट को आप के निश पे, मतलब बेसिकली आपने उनका फैन बेस बनाया, राइट? सो क्या आप सभी स्टूडेंट में से कोई बता सकते हैं कि क्या आपके पास निश आ गई, क्या आप इसमें से बिजनेस बना सकते हो, कोई बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हो? मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है, बट मेरे को स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। क्या आप सबके पास है कोई बिजनेस मॉडल जिसमें कि मनी हाइस्ट टीवी सीरीज के फैंस आपके पास है बहुत सारे, और आपको एक रेवेन्यू जनरेट करना है, एक बिजनेस मॉडल जनरेट करना है, वहां से आप कर सकते हो? एनी आइडियाज? Through promotions, I guess. ओके ओके प्रोडक्ट्स उससे रिलेटेड। ओके सी मनी हाइस्ट इज अ टीवी सीरीज, और जहां पे हम टीवी सीरीज की बात करते हैं ना, तो बहुत सिंपल है। आप किसी भी बड़ी टीवी सीरीज को या बड़ी मूवी को उठा लीजिए, तो आई थिंक आई एम अ टेक गाय, सो मुझे एवेंजर्स बहुत पसंद है। सो एवेंजर्स ने क्या किया, एवेंजर्स ने अपनी फ्रेंचाइजी निकाली हुई है, अब टी शर्ट्स हो गई, मग्स हो गए, कप्स हो गए। सो मनी हाइस्ट की कुछ ऐसी चीजें जिसको आप एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपके फैंस है, राइट? मनी हाइस्ट में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग्स होते होंगे, ओके, जो बहुत ज्यादा फेमस होंगे। उस ज्यादा फेमस पे आप वो कर सकते हो, प्राइवेट लेबल मार्केटिंग कर सकते हो। प्राइवेट लेबल इन द सेंस यू गो टू सम टी शर्ट मैन्युफैक्चरर, उससे टी शर्ट आप प्रिंट करा सकते हो, ओके। आपके पास नहीं है उस चीज का भी अमाउंट, तो आप Amazon से ही मनी हाइस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, they can be t-shirts, they can be mugs, they can be keychains, okay, they can be anything, okay, they can be your views. So उसके बेस पे आप उन प्रोडक्ट्स को अपने उस फैन पेज पे इंटीग्रेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे, क्या आजकल YouTube पे एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब कुछ साल हो गए हैं, द कैटेगरी इज रिव्यू। हम रिव्यू करते हैं बहुत सारी चीजों को, ओके। सो हम रिव्यू के बेस पे YouTube पे वो वीडियोस बना सकते हैं और उस YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। सो सिंस आपका क्वेश्चन इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए था या इंस्टाग्राम फैन पेज पे था, आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो जो मनी हाइस्ट टीवी सीरीज से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ टी-शर्ट्स एंड कप एंड मग्स। उसके लिए भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो टू Amazon एंड promote those products directly by links. Okay. Okay. Any more questions No, till this thank you. point? Okay, thank you. So, okay, the last revenue models के बात कर रहे थे। Revenue model, the last revenue model may be licensing. So, licensing किस तरीके से काम करता है? बहुत जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, आप सब लोग आपकी कंप्यूटर लैब्स भी होंगी, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डली हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्पल होता है। सो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑनलाइन लाइसेंसिंग मॉडल पे काम करती है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बल्क लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को खरीदते हैं या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदते हैं, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं, राइट? और उसका वो यूनिवर्सिटी से या उसका वो किसी एक बड़ी कंपनी से चार्ज लेते हैं। सो दैट इज लाइसेंसिंग टाइप ऑफ रेवेन्यू मॉडल। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे अगर कोई सपोज करो कोई डिजाइनिंग की फॉर्म है, तो डिजाइनिंग में दो ही सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, द फर्स्ट इज फोटोशॉप, द सेकंड इज कोरल ड्रॉ। सो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपनियां कोरल ड्रॉ से जो उनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसकी लाइसेंसिंग परचेज करती हैं, फोटोशॉप की लाइसेंसिंग परचेज करती हैं, एंड देन वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। सो लाइसेंसिंग टाइप ऑफ मॉडल इज आल्सो रेवेन्यू मॉडल व्हिच इज राइट नाउ वर्किंग इन ऑनलाइन इंडस्ट्री, ओके। So the fourth is case study of India's first e-commerce. So आप सभी लोग e-commerce पढ़ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कि इंडिया का पहला e-commerce कौन सा था? I think IndiaMart. Okay, any more guesses? Okay, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इस कंपनी ने, ये कंपनी इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, Amazon से सॉरी इंडिया में Amazon, फ्लिपकार्ट और इंडिया मार्ट से पहले शुरू हुई थी। ये कंपनी पहली थी जिसने ई गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट लेके, ये कंपनी पहली थी जिसने ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट जो घर पे होते हैं, घर पे आके आपके ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट होते हैं वो कराया। ये कंपनी पहली थी जिसने पिन बेस्ड पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाया। ये कंपनी पहली थी जिसने वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया, और ये 2000 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ओके, 2000 से पहले की। ये कंपनी पहली थी जिसने मल्टीपल कैटेगरीज में कैशबैक सिस्टम पे काम किया।
ये कंपनी पहले थी जिसने खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया, ओके। एंड ये कंपनी पहली थी जिसने बहुत सारे सेक्टर्स में, जो मैंने भी आपसे रेवेन्यू मॉडल की बात की, ट्रांजैक्शनल हो गया, सेल्स हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इन सब पे इसने काम किया हुआ है। ये पहली ऐसी कंपनी थी। सो इन्होंने इस लेवल पे, एंड दैट कंपनी वाज जनरेटिंग मिलियंस ऑफ रेवेन्यू बिफोर 2000, ओके। एनी आइडियाज, ऐसी कोई कंपनी है आपके माइंड में जिसने इतना कुछ किया होगा? चलो मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ये कंपनी सक्सेसफुल हुई होगी? वो सब इतना कुछ कर रहे थे, वो प्रॉफिटेबल थे, ईच एंड एवरी मंथ दे आर मेकिंग मिलियंस, जब वो प्रॉफिटेबल थे, बट आपको क्या लगता है वो कंपनी सक्सेसफुल हुई होगी? आज होगी वो कंपनी इंडिया में? एनी गेसेस? I think no. Marks reduction. Right, exactly. उनके कोई सेकंड में एक चीज बताना भूल गया, those guys were of उनकी जो टीम साइज था वो शुरू में 10 था, बाद में 30 हो गया। इतना बड़ा टीम साइज नहीं था, उनके इतने ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं थे उस टाइम पे, राइट। सो मैं बताता हूँ, उस कंपनी का नाम था, वो कंपनी लॉन्च हुई थी 29 सितंबर 1999, एंड उस कंपनी के जो फाउंडर थे दैट इज के वेशीथरन समथिंग, इस तरीके से नाम था। द नेम ऑफ द कंपनी इज फैबमार्ट, ओके। सो फैबमार्ट 1999 में लॉन्च हुई थी, और उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया था। इंडिया की पहली ई कॉमर्स थी जिन्होंने अपना खुद का पिन बेस्ड पेमेंट गेटवे बनाया, अपने वॉलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ई गिफ्ट्स करे, सारी चीजें करी, बट स्टिल वो फेल इस वजह से हो गए बिकॉज उस टाइम पे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 18 lakhs, राइट, 18 lakhs यूजर्स थे जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस था। जिनको ई कॉमर्स तो दूर की बात है, जिनके पास सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस था, वो भी डायल अप कनेक्शंस होते थे उन लोगों के पास उस टाइम पे। सो दे वर स्ट्रगलिंग। वो बिजनेस जनरेट कर रहे थे, बहुत सारे तरीकों से बिजनेस जनरेट कर रहे थे, बट वो फेल इस वजह से हो गए बिकॉज दे वर टू डाइवर्स। उनके जो ऑपरेशंस थे वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थे, और बाद में जाके उन्होंने इतना ज्यादा उन्होंने उस चीज को सस्टेन करने के लिए बेसिकली वो कम रहे थे, मिलियंस में कमा रहे थे, लेकिन मल्टी मिलियंस में वो स्पेंड कर रहे थे उस चीज को सस्टेन करने के लिए। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज फैबमार्ट। सो उसने उसके बाद उसका नाम भी चेंज किया। मुझे नाम आई थिंक मैं फैबमार्ट का दो बार उन्होंने नाम चेंज किया था। सो दैट कंपनी वाज अ फेलियर बेसिकली बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एट दैट पॉइंट, ओके। सो इसके बारे में अगर आपको मौका मिले तो आप कभी पढ़ना कि ई कॉमर्स में इंडिया में पहले ई कॉमर्स लेके आने वाला कौन था। सो वो 5 या 6 लोग थे जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, ओके। So now the next thing is why people are shifting from industry-based e-commerce to niche-based e-commerce. So कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि इस लाइन का मतलब क्या? I'm just asking you the meaning. Okay. So the question is why people are shifting from industry-based e-commerce to niche-based e-commerce. Yes, I think somebody was trying to say something here. Yes, please be a little louder. Yeah. Okay. So अभी तक it's on one single product or niche, as you said. Hello? Yeah. So okay. So yeah, you're right in some sort, but see, इंडस्ट्री बेस्ड ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे Amazon हो गया, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, पेटीएम हो गया, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। बेसिकली सेलर्स इस इतनी ज्यादा अमाउंट में हैं इन पर्टिकुलर ई कॉमर्स पोर्टल्स पे that they're not making enough sales. Means most of the sellers are not making enough sales. कुछ हैं टॉप के 100 and 200 सेलर्स हैं जो बहुत अच्छा जिनका रेवेन्यू आता है, बट स्टिल जितने भी रेस्ट हैं वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। उन्हें प्रोडक्ट के बाद उन्हें ये नहीं पता कि किस प्रोडक्ट के किस एंगल को वहां पे प्लेस करना है, कीवर्ड किस कीवर्ड्स को यूज करना है, जो प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हो, सो वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। देयर आर मेनी फैक्टर्स। इस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग सेल नहीं कर पाते Amazon पे। और देन केम द निश बेस्ड ई कॉमर्स।
तो जितने भी आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटर्स हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को कहीं से भी आउटसोर्स कर सकते हैं, वो एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल चीजें सेल कर सकते हैं। बट रादर वो क्या करते हैं, वो एक सोशल मीडिया पे या किसी भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोरा पे एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, ओके, उस निश की, एंड उस निश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सो बेसिकली मेरे पास लास्ट ईयर एक केस था जिसमें कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड यू डोंट बिलीव कि उसका रेवेन्यू क्या होगा। सो निश थी, बहुत ही छोटी निश थी, ओके। सो आई विल टेल यू फर्स्ट डिफरेंस अबाउट इंडस्ट्री एंड निश। इंडस्ट्री मींस पेट इंडस्ट्री, ओके। सो पेट इंडस्ट्री में पेट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हैं, ओके, जैसे कि आपके फिश के एक्वेरियम्स हो गए, या फिश में कोई स्टोन्स हो गए, फिश पर्टिकुलर थिंग में, या फिर आप डॉग्स की कोई हेयर शैम्पू आप बेच रहे हो, या कैट्स के कोई क्लोथ्स वगैरह, या इस तरीके की कुछ चीजें बेच रहे हो, सो दैट इज द इंडस्ट्री, ओके। द पेट इज इंडस्ट्री। निश क्या हो सकती है? आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सिर्फ डॉग के कॉलर्स बेच रहे हो, दैट इज योर निश, ओके। सो केस स्टडी मेरे पास ये आई थी लास्ट टाइम पे, और एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग दिस इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो लोग क्या करते थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादातर लोगों के पास वो है डॉग्स, उनको शाम को उनको लेके घूमने जाते हैं। वहां पे उन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो ये कि वो डॉग कॉलर था, और उस डॉग कॉलर में एलईडी लगी हुई थी। सो एलईडी वाला डॉग कॉलर था, जिससे कि अगर आपका डॉग अगर कहीं इधर उधर भाग जाता है, सो यू कैन एक्चुअली सी कि भाई वो अंधेरे में कहीं भाग गया, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। इतनी छोटी सी निश थी, एंड दैट गाय वाज जस्ट सेलिंग डॉग के वो कॉलर्स, एंड यू डोंट बिलीव उसका मंथली रेवेन्यू था $500,000 उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लेके, ओके। सो दैट इज निश बेस्ड ई कॉमर्स, कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, एंड ओके, चलो हमने सपोज करो ये जो निश था, ये वेबसाइट थी, हम सब लोगों ने मिलकर लॉन्च की, और हम सब वो डॉग के कॉलर्स यूनाइटेड स्टेट्स में बेच रहे थे, और आपके पास 500 के आ चुके हैं, और आपके पास ये बिजनेस रनिंग है। सो आप में से कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि हम इस बिजनेस को एक्सपैंड और ज्यादा कैसे कर सकते हैं विदाउट एडिशनल कॉस्ट इनिशियली? एनी आइडियाज? आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो डॉग के कॉलर्स को खरीद रहे हैं, और आपके पास निश है, आपने निश में काम किया हुआ है, आप उस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो? एफिलिएट से। ओके, एनी मोर आइडियाज? Okay, Maybe so selling for some other animal. The niche was just for dog. Okay. Yeah, the niche was just for dog, and they're just selling just for dog. So I'm just, I'm just asking the ideas कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या उस वेबसाइट को यूज करके जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी डेटा है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द मनी कि उस पैसे को यूज करके, हम उस पैसे को यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ओके। आई एम जस्ट आस्किंग उस वेबसाइट को यूज करके हम क्या अपने बिजनेस को फर्दर ऑन डेवलप कर सकते हैं एफिशिएंटली। सो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे के पास यूनाइटेड स्टेट्स के डॉग ओनर्स के सबके कॉन्टैक्ट थे। सो ऑब्वियसली डॉग ओनर्स के कॉन्टैक्ट को अगर आप डॉग ओनर्स के ही दूसरे प्रोडक्ट सेल करोगे, सो उसने ये किया, उसने आई थिंक कुछ डॉग के क्लोथ्स, एंड आई थिंक फर्दर ऑन ही मूव टू शैम्पू, हेयर शैम्पू जो उसने सेल किए, तो उसके पास डायरेक्ट थे। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अपसेलिंग का, तो उसने अपसेल किया, और अपसेलिंग से ही वाज जनरेटिंग $800,000 अ मंथ। सो अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आप सब लोग मैकडी जाते हो, मैकडी जाते ही आप कहते हो कि भैया मुझे ना एक बर्गर दे दो, मैक वेज बर्गर दे दो। सो ये सब जितने भी मैकडी के जो एम्प्लॉइज है, ये उनके अंदर उनको सिखाया जाता है। तो जब भी आप कुछ पूछोगे, वो पूछेंगे सर डू यू वांट टू हैव फ्राइज एंड पॉप विद इट? सो आप कभी भी देख लेना, आप कभी भी नोटिस करना, सो आप कहोगे हाँ ठीक है भैया, एक फ्राइज दे दो, एक कोका कोला या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक दे दो हमें। सो वो हर कोई एम्प्लॉय पूरे वर्ल्ड में, आई हैव बीन टू मैकडी ऑफ चाइना, आई हैव बीन टू मैकडी ऑफ हांगकांग, इंडिया, ओके। सो सब में उनका यही कॉमन होता है कि वही पूछते सर आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ अपसेलिंग, जिसमें आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, और उसके साथ अटैच करके आप दूसरे प्रोडक्ट को भी सेल कर देते हो। सो मार्केटिंग में हम इसको बंडल प्राइस स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो सिर्फ इस अपसेलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके, एंड अगेन उसने अपना निश चेंज नहीं किया,
सेकेंडली वो सिर्फ डॉग ऑनर्स को ही प्रोडक्ट सेल कर रहा था, सो अपसेलिंग का कॉन्सेप्ट अपने इसमें लगा के बिजनेस मॉडल में उसने अपनी सेल्स को बढ़ा लिया. सो दैट इज द निश बेस्ड ई कॉमर्स. सो यही मैं कहना चाहूंगा. बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को डाला क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और सिंस मैंने आपको आई थिंक दो एक बहुत अच्छे एग्जांपल दिया डाइवर्सिटी के, एक मेरा खुद का एग्जांपल और इंडिया फर्स्ट ई कॉमर्स के एग्जांपल, कि डोंट बी डाइवर्स, क्योंकि डाइवर्स ऑलरेडी Amazon है, फ्लिपकार्ट है, वो ऑलरेडी इतने डाइवर्स है, उनके पास एक्चुअली उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है उस कंपनी का कि वो आपको बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं until unless आपके पास कोई USP ना हो. So rather than being diverse in too many things, you try to focus on a particular niche and start doing business with that niche, okay? And then आप उस niche से related चीजों को expand कर सकते हो. So शुरू हम ये सोचते हैं हम सब कुछ सेल करेंगे and ऊपर से नीचे जाएंगे, बट आपको नीचे से ऊपर जाना है. आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है एक पर्टिकुलर निश का. सपोज करो आप एक डॉग का कॉलर सेल कर रहे हो, देन आप डॉग्स के शैम्पू सेल कर रहे हो, आप डॉग्स की चीजें सेल कर रहे हो. सो इस तरीके से आप अपने निश को अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में, अगर करना चाहते हो कि भाई अब मैंने डॉग की पूरी मार्केट कैप्चर कर ली है, अब ना आई विल गो टू फिश, या नाउ आई विल गो टू कैट्स, या नाउ आई विल गो टू सम अदर पेट्स जो होते हैं. सो इस तरीके से आप उनको टारगेट कर सकते हो. That is a plus point. आज की डेट में niche based e-commerce बहुत ज्यादा चल रहा है. Okay. So second question, the next point, 6th point. So can you start an e-commerce business without your own warehouse? आपके पास कोई खुद का warehouse नहीं है, कोई खुद का product नहीं है, कोई आपका खुद का logistics नहीं है, लेकिन still आपको e-commerce शुरू करना है, तो क्या आप शुरू कर सकते हो? And इसमें मैं affiliate को include नहीं कर रहा हूँ. So affiliate is not the answer for this question. So आप guys, आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या कोई एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है जिसमें आपके पास कुछ भी ना हो, इवन आप बिलिंग भी जनरेट नहीं कर रहे हैं? एनी गेसेस? हाँ जी, हो सकता है. ओके, बताइए. सर, अगर मार्केट में जैसे नियर बाय मार्केट में कोई स्टोर है, लाइक अगर वो क्लोथ्स भी बेचता है या कुछ भी है, तो हम उससे डील कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे उनको क्या कहते हैं शो कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स. ओके. और अपने एरिया के अंदर ही प्रमोट कर सकते हैं कि आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको खुद ही उनके प्रोडक्ट दिखा देंगे अगर, और हम आपको खुद अच्छी डील देंगे, तो हम उनकी भी सेल कर सकते हैं और अपना भी प्रॉफिट कमा सकते हैं. ओके. सो सपोज करो किसी बंदे ने आपके पोर्टल पे आके ऑर्डर प्लेस किया, सो आप उसको कैसे फुलफिल करोगे ऑर्डर को? कैश ऑन डिलीवरी तो बेस्ट है. एंड ऑर्डर को फुलफिल कौन करेगा? ऑर्डर को फुलफिल डायरेक्ट जिस मान लो शॉप से वो डील कर रहा है. नॉर्मली अगर एक जीन्स खरीद रहा है तो वो जीन्स की जो भी शॉप नेम होगा वो डायरेक्टली वही डील करेंगे, फुलफिल वही करेंगे, बिल वगैरह भी वही करेंगे. ओके, एग्जैक्टली. सो इस मॉडल को ऑनलाइन इंडस्ट्री में इस मॉडल को ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं. ओके, एग्जैक्टली. दिस इज द एग्जांपल, दिस इज स्मॉलेस्ट एग्जांपल, बट इस चीज को ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं. और ये होता कैसे मैं आपको बताता हूँ. सो क्या होता है कि जीन्स आप सेल कर रहे हो, ओके. सो आपके पास या आपके हर किसी इंसान के आसपास के मार्केट के पास कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट नहीं होता है, ओके. सो आप उनकी जीन्स को तो प्रमोट कर रहे हो, बट जीन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको Amazon पे भी मिल जाएगा, Myntra पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या मे बी उस पर्टिकुलर शॉप की कोई यूएसपी होती होगी, वो कुछ इंपोर्टेड जीन्स लेके आता होगा, सो आप सेल कर सकते हो, राइट. बट दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग. ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है? सो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट बताने से पहले, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. अभी आज की डेट में ट्रांजैक्शन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कौन सा है? एंड दिस क्वेश्चंस ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ क्लास में. आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होगी पूरे दुनिया में, ट्रांजैक्शनल वाइज, रेवेन्यू वाइज? Amazon. ओके, एनी मोर गेसेस? eBay. ओके, एनी मोर गेसेस? Amazon और eBay नहीं है. ओके. सो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स रेवेन्यू एंड ट्रांजैक्शन वाइज है अलीबाबा. ओके, सो यू कैन चेक इट. अलीबाबा ने लास्ट मंथ बिलियन, मतलब कुछ ही दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर का
रेवेन्यू जनरेट किया था. सो अलीबाबा एक B2B बिजनेस मॉडल है चाइना में. आपने अलीबाबा का नाम तो जरूर सुना होगा. सो ट्रांजैक्शन वाइज वो सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है और अब और बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द ड्रॉप शिपिंग थिंग. सो ड्रॉप शिपिंग में जो ऑनलाइन मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलीबाबा पे जाते हैं. अलीबाबा पे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं एंड वहां से इमेजेस को उठा के अपने एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे लिस्ट करते हैं और उस ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे ट्रैफिक लेके आते हैं वाया मेथड्स लाइक एडवर्टाइजमेंट या एड नेटवर्क्स. ओके, जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है, ओके, आप उसने अभी तक कोई भी पैसे नहीं लगाया, उसने कोई इन्वेंटरी नहीं खरीदी, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उससे एक एग्रीमेंट किया है कि अगर मैं आपको कोई ऑर्डर दूंगा तो आप मेरा ऑर्डर फुलफिल करोगे. ओके, सो आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, आपकी वेबसाइट पे आके आपको पे करते हैं. ओके, आपके पास पैसे आ गए, आप क्या करते हो, आपके पास ऑर्डर आ गया. सो आप एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसमें कि जब भी आपके पास ऑर्डर आता है वो ऑर्डर डायरेक्टली उस चाइना के वेंडर के पास चला जाता है या फिर उस ऑस्ट्रेलिया के वेंडर के पास चला जाता है या फिर उस हांगकांग के वेंडर के पास चला जाता है. वो उस ऑर्डर को देखता है, उस ऑर्डर के साथ उस ऑर्डर का अमाउंट भी आ जाता है उसके पास और सीधा वो बिल वो जनरेट करता है, पैकेजिंग वो करता है, प्रोडक्ट की सारी चीजें, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी वही कर रहा है और उसकी सप्लाई या उसको सेंड भी वही करेगा. आपने सिर्फ और सिर्फ वो लेके आना है, उसमें ऑर्डर लेके आना है. ओके, ना आपको आपके खुद का वेयर हाउस चाहिए, ना आपको आपकी लॉजिस्टिक्स चाहिए, ना आपको आपकी प्रोडक्ट चाहिए. और इवन कुछ एक मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं अलीबाबा पे जो आपको कस्टमाइज कहते हैं कि सर आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है. जहाँ पे मैंने एक प्राइवेट लेबल की बात की थी. ओके, प्राइवेट लेबल इज लाइक आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपको अपने नाम से बेचना है. ओके, सो वो लोग आपको ये फीचर भी देते हैं कि वो आपके कस्टमाइज पैकेजिंग बना के देते हैं, उस पैकेजिंग पे आपके ब्रांड का नाम लिखते हैं एंड वो आपको वो उसको डिलीवर कर देते हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने से वो ऑर्डर आया हो. ओके, आप कैसे कमाते हो, आप इस तरीके से कमाते हो कि बहुत सारे अलीबाबा पे, सपोज करो अलीबाबा पे एक प्रोडक्ट है जो लिस्टेड है $3 में. ओके, एंड यू आर सेलिंग इन यूएस मार्केट फॉर लाइक $30. सो $3 उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई और आपकी $4 हो गई आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट. ओके, या $10 हो गई आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जिसमें आपकी डिलीवरी और ये सब चीज आ जाती है. वो पैसा आप उनको भेजते हो और जो जितना भी डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया. ओके, ये बहुत ज्यादा फेमस, ये स्टार्ट हुआ था 2016 में बहुत ही अच्छे लेवल पर, अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है ड्रॉप शिपिंग. और ड्रॉप शिपिंग ज्यादातर जो सबसे ज्यादा ड्रॉप शिपिंग के मार्केटर्स हैं वो यूएस में हैं, सेकंड इज यूरोप, द थर्ड इज आई थिंक इन ऑस्ट्रेलिया एंड अभी इंडिया में भी आने आ चुका है, मतलब अच्छे खासे लेवल पे बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे हैं. सो या एक ऐसा ई कॉमर्स जहाँ पे लॉजिस्टिक्स नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पैकेजिंग भी आपको सामने वाला करके देगा. इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको 1000 यूनिट्स खरीदने की जरूरत नहीं है. आप चाइना में जाओगे या आप हांगकांग में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, वो आपसे एमओक्यू के टर्म्स में बात करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि सर हम एमओक्यू दे सकते हैं आपको. जो हम जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, होलसेल की शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं सर हम आपको 1 kg नहीं दे सकते, आपको एटलीस्ट 25 kg खरीदना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ होलसेल. सो वहां पे वो लोग इस टर्म को एमओक्यू बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. सो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की केयर करने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आप एक अच्छे ई कॉमर्स मार्केटर हैं और आप महीने के 100-200 ऑर्डर्स भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत इजी होता है 100-200 ऑर्डर्स को जनरेट करना. अगर आप इतने भी कर रहे हैं तो वो बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो जाता है. बट अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है निश का, क्योंकि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो फिर फायदा नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें रह भी जाते हैं ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है. मे बी मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मे बी प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपटीशन अच्छे कॉम्पिटिशंस मार्केट में अवेलेबल है. सो ई कॉमर्स में जो मेरी मेन चीज है आप सब लोगों के लिए वो ये है कि रिसर्च इज अ मस्ट थिंग रेदर देन स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम डे वन की चलो शुरू करते हैं. आप रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो, आप निश रिसर्च करो, प्रोडक्ट रिसर्च करो, अपने प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखो, कोई यूएसपी बनाओ कि मेरे प्रोडक्ट में ये यूएसपी है जो अभी किसी भी मार्केट में नहीं है, एंड देन स्टार्ट सेलिंग. सो वो सेल होगा. ओके, एंड डोंट स्टार्ट बिग, स्टार्ट विद जस्ट 1 to 5 orders, 10 orders, and then it will be great. Okay, so this is all about e-commerce. Any queries from you guys? No, all good. All good.
Okay then. I think it is good. आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, मुझे अच्छा लगा. काफी लोग शुरू भी करना चाहते हैं, और जो इंस्टाग्राम वाला है, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. यू गाइस कैन गूगल इट. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं उस चीज को, एंड देन यू कैन एसोसिएट इट विद एफिलिएट मार्केटिंग. सो अगर आप लोग यूट्यूब देखते हो तो कुछ एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपके, सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, क्योंकि वो रह गया था. वुवन बाम है, बीवी की वाइन्स आप सब लोग देखते होंगे. बीवी की वाइन्स का मीवी के साथ टाई अप है. सो ही इज काइंड ऑफ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो बीवी की वाइन्स अपने डिस्क्रिप्शन में वो कस्टमाइज्ड लिंक डालता है, जो भी उसके लिंक से परचेज करता है उसका पे आउट कंप्लीट बीवी के पास जाता है. तो अनदर चैनल इज फ्लाइंग बीस्ट. सो फ्लाइंग बीस्ट के पास एक इंटीग्रेशन है मामा अर्थ का. सो फ्लाइंग बीस्ट मामा अर्थ को प्रमोट करता है. उसके अलावा बहुत सारे हैं. मामाअर्थ तो बहुत सारे ब्लॉगर्स तो डील कर रहे हैं, मतलब जितने 1 मिलियन क्रॉस हैं. एग्जैक्टली, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग. कोई भी जाके उनके एफिलिएट वेबसाइट पे वो कर सकता है, अपना साइन अप कर सकता है और उसको सेल कर सकता है, राइट. सी यहाँ पे मेन चीज ये नहीं है कि एफिलिएट होना है. एफिलिएट बहुत है. एफिलिएट नेटवर्क पे अगर मैं आपको बताऊं तो एफिलिएट नेटवर्क पे मैं आपको 2 घंटे बता सकता हूँ. एफिलिएट नेटवर्क पे इस तरीके से दिस प्राइवेट नेटवर्क, दिस पब्लिक एफिलिएट नेटवर्क. ओके, सो एफिलिएट नेटवर्क पे साइन अप करना बहुत आसान है. द मेन थिंग इज बिल्डिंग योर कम्युनिटी. सो उन गाइस की कम्युनिटी है, बीबी की कम्युनिटी है, या आपने देखा होगा बीबी ने म्यूजिक लॉन्च कर दिया. सो वो म्यूजिक को अप्रिशिएट करता है, उसकी कम्युनिटी म्यूजिक को पसंद करती है. या फ्लाइंग बीस्ट का एक चैनल है फिटनेस करके. सो फिटनेस को वो कम्युनिटी बनाना इज द मेन चैलेंज. प्रोडक्ट को बेचना मेन चैलेंज नहीं है. प्रोडक्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेचने के लिए. आपका फैन बेस कितना बड़ा है वो मैटर करता है. ओके. Okay, then I think if you guys have any questions, just please ask me, and I think we can wind up for this session, right? Yes, this is the last chance. Yes, anybody who has any question, you can just ask. It has been really interesting session so far, and we all have learned a lot of things today. So now, thank you so much, Himesh, for being here. And Divyansha, quickly just wind it up. Thank you. Okay, thank you so much, sir, for this lecture. Thank you. Okay, I shall take a leave now. Okay. All right. Thank you so much, Himesh, for coming here and sharing your experience and telling the students out of your experience what can be done and how they can be they can actually start working upon this particular e-commerce industry and maybe learn few new things, maybe implement something. Yeah. And at the same time, on your behalf, I would like to just tell the students, if in case they have any queries, any questions, they can always be in touch. Because as far as your experience is concerned, so all of you might have already noticed that Himesh has been doing a lot of work in this particular area and he has got good experience. So he can be very helpful for you all. So thank you once again, Himesh. Yeah. No problem. Okay. So thank you guys. Thank you guys for your time. Thank you. Thank you, sir. Okay. So you can leave. Yeah. So the guest has left now. Now I'll be quickly taking the attendance and we all can then proceed. So please give your attendance. Roll number 3, roll number 5, 6, 8. Present. 6 is present. Okay. 6 is present. Roll number 8, Dipanshu. Dipanshu is absent today. Then next is Dhruv. Roll number 11. He is also absent. Ishita, roll number 12. Yes, ma'am. Okay. Then I have roll number 13, Japneet. Japneet is not here today. Jevesh, roll number 14. 14 is also absent. Roll number 16. Karthik is also absent. Roll number 17, Niharika. Present, ma'am. Okay. Roll number 18, Mihir.
He is absent. Roll number 19, Mitali. Mitali Jain. Marked you absent. Roll number 22, Navya. Present, ma'am. Okay. Roll number 24, Nabhay. Nabhay is absent. Roll number 28, Vinay. Ma'am, present. Okay. 31, Prince. Present, ma'am. All right. 32, Pulkit. Pulkit is absent. Okay, there he is. Then Raghav Kapoor, roll number 33. 32. Present, ma'am. 32 and 33, both present. 34, Rishabh Jain. Present, ma'am. Okay. 35, Sahil Malhotra. Sahil marking you absent. Roll number 36, Sai Priya. Present, ma'am. Okay. Roll number 40, Shubham. Shubham Garg. He is also absent today. Roll number 41, Simar Makar. Simar is marked as absent. Roll number 43, Somil. Marking you absent. Roll number 46, Tanish. Present, ma'am. Okay, Tanish is here today. Great. Then roll number 49, Yash. Yash is absent. 50, Ma'am, roll Manmeet number, Malia. ma'am, Sorry. 43. Ma'am, 43, ma'am, Somil. Somil 43. Okay. So Somil has been marked as present. Tanish is present. Yash is absent. Manmeet, what about you? Are you there? Yes, ma'am. Present. Okay, present. 51, Sadhana. Present, ma'am. Okay. 53, Harshit. Marking you absent. Roll number 54, Abhinav Tyagi. Abhinav is absent. Roll number 55, Satvik. Present, ma'am. Okay. 56, Mayank. Absent. 57, Shagun. Present, Ma'am, ma'am. 54 present. Abhinav Tyagi, you have joined now? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I will check. Okay, ma'am. All right. Then roll number 58, Shubham Goyal. He is absent again. Roll number 60, Yash Goyal. Absent. Roll number 61, Vaibhav Jain. Absent. Roll number 62, Akash Agarwal. Yes, ma'am. Okay. 63, Akash Kumar. Akash Kumar is absent. Next is roll number 64, Anish. Anish, I'm marking you as absent. Roll number 67, Ankit Bajaj. Present, ma'am. All right. 69, Athar Rajput, absent. 70, Ayush Bansal. Are you there? Ayush Bansal marked you absent. Next, Bhumika Ratan, roll number 73. Present, ma'am. Okay. Next is Divyansha, 76. Present, ma'am. All right. 77, Divyanshi. Present, ma'am. All right. 81, Gurmeher. Present, ma'am. Okay. 82, Hargun. Hargun is absent today. Then I have Jay Chadha, 84. Present, ma'am. Okay. 86, Laksh Jain. Laksh Jain is absent. Next, 90, Muskan Gambhir. Present, ma'am. Okay. Then I have Muskan Madhyani. Present, Roll number ma'am. 91. Okay, there she is. Roll number 92, Muskan Chaudhary. Present, ma'am. All right. 94, Nishchal. Nishchal, you need to respond. मैम आई ज्वाइन लेट सो मैम अटेंडेंस कोई बात नहीं मैम. Okay, I'll check the record, no issues. You have Ma'am, heard.
I joined late, so मैं कह रहा हूँ attendance आज रहने दो मैम. Such a nice boy he is. Okay. Yes ma'am. Only for telling me the truth, I'm giving you attendance for today. Okay, thank you ma'am. Okay. Roll number 95, Raghav Kapoor. Present, ma'am. 97, Ramit. Yes, ma'am. 98, Rohan Shokeen. Rohan Shokeen is absent today. Sakshi Singhal, 99. हाँ जी बच्चे प्लीज कर सकते हैं. Thank you so much all of you for joining and adding value to the guest lecture today. Special thanks to the questions who were asked and raised by many of you. Right, so you can leave now if you have marked your attendance. We have covered the Sakshi Singhal absent. Next 105 Shivam Soni. Shivam Soni, you need to respond. For now I am just leaving it blank. Please respond towards the end. Saurabh 104. Present, ma'am. आ गए सौरभ. अच्छा, this is Shivam Soni. Yes. Okay, Saurabh, are you there? Present, ma'am. Okay, Saurabh is also here. Next is Aman Mishra. Present, ma'am. Abhinav Kohli 118. Abhinav is absent. Taranpreet 120. Present, ma'am. Okay. Nakul Dhal 122. Okay, Nakul is here. 124 Vijender is absent again. And lastly 128 Aman Chopra. Present ma'am. All right. So thank you so much all of you. Nakul and Shivam Soni, I have marked to present. You all can leave now. Thanks a lot. I will be sharing the recording for your reference if in case you require it. Thank you. I'm ending the session. मैम प्रेजेंट लगा दिया आपने. हेलो हेलो.